हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट हमारी जो क्लास थी पिछली, उसमें हमने थेवेनिन थ्योरम का पार्ट 1 किया था। आज इसको ख़त्म कर देंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है ना। तो आप जो है चीज़ों को लेकर के चलना, ये नहीं कि एक वीडियो देख लिया फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर मर्जी आए तो देख लिया, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी देखो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप मेरे साथ साथ चलो, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हो नोट्स अपने कंप्लीट करते जाओ, हैंड टू हैंड उनको पढ़ते जाओ, क्वेश्चन बता रही हूँ जो करते जाओ, तो फिर आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से चलो, बाकी आपका जो भी तरीका है आप उससे चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। थेवेनिन थ्योरम, ठीक है ना। पिछली क्लास जो थी अपन ने, उसमें मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी अपन को। हम ये कह रहे थे कि किसी भी एक जटिल जाल को अपन एक सरल जाल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और वो सरल जाल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं उसमें क्या क्या होगा। उसमें एक तो होगा EEQ यानी कि इक्विवेलेंट वोल्टेज, एक होगा ZEQ यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और साथ में एक लोड होगा, ठीक है ना। तो हमने कंसिडर किया था एक जटिल जाल, और उस जटिल जाल में क्या क्या था। उस जटिल जाल में मेरे पास एक रेजिस्टेंस था, एक सोर्स था ES, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, फिर एक रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस था, यहाँ लोड था, ठीक है, यहाँ लोड था। ये Z1, Z2, Z3, ये ZS, ये ES, फ्लो होने वाला करंट IS, सोर्स करंट, और इधर कितना करंट चला गया था IL, लोड करंट, और यहाँ कितना जाएगा फिर IS माइनस IL। इतनी बात अपन लोगों ने कर ली थी, ठीक है। इसके बाद में सोर्स करंट भी आपको निकलवा चुकी थी, IS कैसे निकलेगा, टोटल वोल्टेज है ना, E मान लो, ES मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली E भी मानो तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ES टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों को सीरीज इसके साथ पैरेलल में है, फिर उस पूरे का इसके साथ सीरीज में है, तो सॉरी हाँ सीरीज में है। तो ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZL, है ना। अब मेरे को नंबर तो ध्यान नहीं है, मेरे हिसाब से यही होगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा था कि दो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होते हैं, जो भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं उनमें धाराओं का अनुपात, उनमें प्रतिरोधों के अनुपात का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो हमने ये कहा था पैरेलल कौन कौन से हैं, ये दोनों, ठीक है ना। तो लाइन मैंने लिखवा दी थी, तो IL अपॉन IS माइनस IL इज इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस कौन है Z2 प्लस ZL, लेकिन ये ना लेकर के ये लेंगे, व्युत्क्रमानुपाती है ना इसलिए, तो Z2, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 आ गई थी। हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए लोड करंट, क्योंकि हम वो जो मैंने EEQ वाला एक डायग्राम बनाया था ना, इधर यहाँ पे EEQ बनाया था, है ना, और इधर ZEQ बनाया था, और इधर लोड बनाया था, इसमें IL करंट फ्लो हुआ था। तो यहाँ पे मैंने IL जो निकाला था वो क्या निकाला था, EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL। अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हो तो आपको पता होगा, ये मैंने निकाल दिया था, ठीक है ना। इसमें आप देखो आगे Z3 अपॉन Z2 प्लस ZL, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखो हमें चाहिए लोड करंट, तभी तो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ मैच करेंगे। तो पहले IL निकालो। IL क्या है, IL निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, IL निकालने के लिए मुझे इसका रेशो चाहिए, कितना है Z3, टोटल रेशो Z3 प्लस Z2 प्लस ZL इंटू टोटल करंट। वो कल मैंने बताया था ना, राम और श्याम का, और फिर 2000 रुपये बांटने थे 2 और 3 के रेशो में, तो पहले राम का रेशो 2, फिर दोनों का टोटल रेशो 2 प्लस 3 5, तो टोटल रेशो Z3 प्लस Z2 प्लस ZL इंटू टोटल पैसे 2000 रुपये थे, लेकिन यहाँ पर टोटल करंट कितना है IS है, तो ये लो IS, सही है ना। अब IS की वैल्यू रख दो, नंबरिंग डाल दो, आप इसको 3 डाल दो। इक्वेशन 1 को कहाँ रखना है, 3 में, यहाँ से अपन को शुरू करना था, ठीक है। इक्वेशन 1 को थर्ड में रख दो, रखोगे थर्ड में तो IL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना पीछे का बताना पड़ा है तब जाके अपन आगे चल सकते हैं, ठीक है ना। एकदम से आऊँगी तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए वापस थोड़ा सा बताना पड़ा है, 1-2 मिनट लगी है उसमें। तो Z3 अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZL, IS की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ये वाली इक्वेशन 1 वाली वैल्यू यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये Z3 प्लस Z2 प्लस LCM लोगे उसके बाद ऊपर चला जाएगा, तो मैं ऊपर लेके जा रही हूँ उसको डायरेक्टली, ठीक है ना। ES Z3 प्लस Z2 प्लस
जेड एल, एलसीएम ले लो, इसके साथ आ जाएगा ये जेड एस प्लस जेड वन, है ना, जेड थ्री प्लस जेड टू प्लस जेड एल प्लस जेड थ्री जेड टू प्लस जेड एल। इसको हटा देती हूँ। ठीक है भाई, टू को है ये, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो सिंपली ये तो कट रहा है, ये वाला पूरा पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने के बाद देखो क्या क्या बच रहा है हमारे पास, ई एस जेड थ्री और नीचे ये पूरी टर्म बच रही है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। इससे आगे आई एल, आई एल इज इक्वल टू ई एस जेड थ्री अपॉन, इसको ना मल्टीप्लाई कर दो, ये ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, तो जेड एस जेड थ्री जेड एस जेड टू जेड एस जेड एल प्लस जेड वन को इन तीनों से कर दो, जेड वन जेड थ्री प्लस जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड एल। ठीक है ना, और ये तो ऐसे ही रहने दो, या करना है तो कर दो, नहीं तो रहने दो ऐसे ही इसको, जेड टू प्लस जेड एल। ठीक है, अब देखो ज़रा, आई एल ई एस जेड थ्री, अब इन ये जो टर्म मिली है हमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स में से हमें क्या करना है, वो टर्म्स यानी उनके पेयर बनाने हैं जिनमें जेड टू प्लस जेड एल कॉमन आए। समझ गए ना, मैं याद रखने का भी, डेरिवेशन को ध्यान रखने का तरीका भी आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, पर पता भी होना चाहिए कि आगे वाला स्टेप कैसे आएगा। तो उसके लिए आप अपने दिमाग में एक हिंट लेकर के चला करो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको जेड टू प्लस जेड एल को इन 6 स्टेप्स में से ऐसे लेकर के चलना है कि कॉमन ले सकें। वो पेयर बनाओ जिनमें जेड टू प्लस जेड एल कॉमन आ जाए। एक तो ये ले लो और एक ये ले लो, है ना, तो जेड एस बाहर, जेड टू प्लस जेड एल ये हो गए, फिर ये दोनों ले लो, कितना आ गया, जेड वन जेड टू प्लस जेड एल। ठीक है भाई, अब आप क्या कर रहे हो, इस टर्म को भी अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो जेड थ्री जेड टू आएगा और इधर जेड थ्री जेड एल आएगा। और अपने पास कौन कौन सी बची है, एक तो जेड एस जेड थ्री बची है और एक ये बची है। ठीक है, तो अगर इनमें से कॉमन लेंगे तो इनमें से जेड थ्री कॉमन आएगा, अंदर जेड वन प्लस जेड एस बचेगा। एक मिनट, कुछ पंगा हुआ है, देखते हैं क्या हुआ है। देखो जेड एस प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री आना चाहिए, ये मैंने कुछ गलत तो नहीं मल्टीप्लाई किया, हाँ देखो ना, जेड वन जेड थ्री जेड वन जेड टू जेड वन जेड एल जेड एस जेड थ्री जेड एस जेड टू जेड एस जेड एल, हाँ देखो ये तो अपना चल ही रहा है ना, सही थे अपन, इसी को ले लेते हैं ना यहाँ पे, तो ये अपना आ गया जेड थ्री जेड टू प्लस जेड एल, उसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, तो अपने पास 3 पेयर हो गए जेड टू प्लस जेड एल के, है ना। वो इसलिए पड़ रहा था अपना दिक्कत क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था ना, तो मैं सोच रही थी कि तीसरा पेयर कहाँ गया जेड टू प्लस जेड एल वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब कौन कौन से बच रहे हैं, एक तो ये बच रहा है और एक ये वाला बच रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड थ्री कॉमन आ रहा है, जेड थ्री को ले लो कॉमन और ये आपका आ गया जेड एस प्लस जेड वन। ठीक है भाई, ठीक है, चलो अब देखो, अभी आप जैसे मैथमेटिक्स में गुणनखंड करते हो ना, तो क्या करते हो, जिनमें जो कॉमन वाले आ जाते हैं उनको साथ में ले लेते हो और जो जो कॉमन के बाहर हैं उनको साथ में ले लेते हो, ऐसे तो बनाते हो, गुणनखंड बनाते हो जब। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं, ये मिटा देना कि इससे कंफ्यूज मत होना। चलो अब आ जाओ, आई एल इज इक्वल टू ई एस जेड थ्री अपॉन, ये इन तीनों में से एक ही ले लेंगे अपन, जेड टू प्लस जेड एल, है ना, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जेड एस प्लस जेड वन प्लस
Z3। मैथमेटिक्स में गुणनखंड करते हो तब ऐसे तो करते हो आप, ठीक है। तो जो कॉमन वाले हैं उनको एक ही लिख देते हैं, और जिन जिन के बाहर ये हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। और एक अपने पास ये बच गया Z3 ZS प्लस Z1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, IL आ गया। अब आप पता है क्या काम करो, अब आप ये काम करो कि आप इसको कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन में से, ZS प्लस Z1 प्लस Z3 को कॉमन ले लो, नीचे से कॉमन लोगे आप तो क्या बचेगा आपके पास, ES Z3 अपॉन, कॉमन ले लो ZS प्लस Z1 प्लस Z3 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया Z2 प्लस ZL प्लस Z3 ZS प्लस Z1 है ना, और नीचे क्या आ गया आपके पास, ये कॉमन लिया ना तो नीचे आ गया ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ठीक है। कन्वर्ट हो गई इक्वेशन इसमें। अब देखो ज़रा इस चीज़ को मैं किस तरीके से लिखती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, ES, जरा उस इक्वेशन को याद करो, एक इक्वेशन मैंने भी लिखवाई थी ना, IL इज इक्वल टू EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL, इस फॉर्म में बनानी है अपन को ये इक्वेशन, ठीक है ना। अब जरा देखो इससे कंपेयर करके चलो, तो ZL लास्ट में आना चाहिए, तो ZL को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ZL को कैसे लिखोगे जरा देखो, पहले मैं ES के साथ ये लिख देती हूँ, ठीक है ना, ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ये मैंने ऊपर ले गई, इसको ऐसे ऊपर लिख सकती हूँ ना इसको। और देखो फिर उसके बाद ध्यान देना Z3 साथ में है नीचे, ऐसे लिख दूँ Z2 प्लस Z3 ZS प्लस Z1, और नीचे मैथमेटिक्स, देखो अभी ये मैथमेटिक्स चल रही है, ये आपको समझनी है, ZS प्लस Z1 प्लस Z3 और लास्ट में लिख दिया ZL, ये ZL को प्लस को मैंने लास्ट में लिख दिया ना, ठीक है। अब देखो जरा कंपेयर करो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, EEQ तो कितना हो गया ये, और ZEQ कौन सा हो गया ये, और ये क्या बच गया ZL, समझ में आ गई। यानी कि हमने डेरिवेशन से हमने ये निकाल लिया कि कितना हमारे पास EEQ होगा, कितना हमारे पास ZEQ होगा, और ZL तो ZL है ही, बात समझ में आ गई। तो ये आपका जो है डेरिवेशन यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है। इक्वेशन नंबर डाल दो, इसको भी आपने कुछ नंबर डाला होगा, है ना, एक डाल दिया हो तो आप देख लेना नंबरिंग उस हिसाब से, क्योंकि क्लास में पढ़ाते तो बच्चों की कॉपी ले लेते हैं। अभी मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने लास्ट क्लास में किसको क्या नंबर डाला था, तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल देना। मेरे को ध्यान नहीं है इसका क्या नंबर डाला था, तो मैं सपोज कर रही हूँ कि इसको मैंने कैपिटल A नंबर डाला था, ठीक है। और इसको कितना नंबर डाला है, मैंने शायद 4 तक डाल दिए थे नंबर, तो ये हो गई है 5। इक्वेशन 5 को, ये Z3 को आप इसके साथ में लिख लो ना, ऐसे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन कैपिटल A को कंपेयर कर लो, तो EEQ इतना आ गया मेरे पास, ZEQ ये आ गया बड़ा वाला ब्रैकेट, और साथ में ZL आ गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो लिख देती हूँ, देखो डेरिवेशन है, आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करोगे आपको समझ में आ जाएगा अगर कोई स्टेप रह गया होगा तो, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन कैपिटल A एंड 5, तो EEQ ऊपर है ना, उसमें उस वाली इक्वेशन में ऊपर था, तो ES Z3 अपॉन, क्वेश्चन करेंगे ना तो अपन को ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6, और ZEQ कितना आ गया, ये रहा Z2 प्लस Z3 ZS प्लस Z1 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ये ZS है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो जो सर्किट हमने लेकर के चले थे ना, ये वाला, इधर ES था, जटिल नेटवर्क लेकर के चले थे, ये Z1 था, इधर Z3 था, इधर Z2 था, इधर ZL था, तो ये Z1 Z2 Z3 ZS, इस सर्किट के लिए हमने EEQ निकाल लिया, हमने ZEQ निकाल लिया, ये तो हमने इस सर्किट के लिए निकाला है। अब पेपर में हमें जो सर्किट दिया जाएगा उसके लिए निकालना है हमें, तो वो आना चाहिए, पहले तो डेरिवेशन करना आना चाहिए, पूरा थेवेनिन थ्योरम को प्रूव करना आना चाहिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं समझा रही हूँ आपको क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं अपन, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको बताना है
एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रही हूँ, उसको आपको थेवेनिन थ्योरम से जिस भी रेजिस्टेंस में आपको बोले क्वेश्चन में, उस रेजिस्टेंस में आपको प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन रेजिस्टेंस R3, है ना। R3 में से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। सर्किट क्या है मैं बना रही हूँ, ये हमारे पास 6 वोल्ट की एक बैटरी है E1, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। इधर दूसरी बैटरी कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की ही है वो भी, और ये है E2, ये है 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम। R1 यहाँ लिख देती हूँ, R1 बराबर R2 बराबर। अब हमने जो पिछला किया था ना डेरिवेशन, उसमें तो जो वो सर्किट हमने माना था उस सर्किट के लिए EEQ और ZEQ निकाल लिए थे। अब हमें यहाँ इस सर्किट के लिए EEQ ZEQ निकालना है, जबकि सर्किट ये दे रखा है, पेपर वाले ने ये दे दिया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्लोइंग करंट कौन से रेजिस्टेंस R3 में से प्रवाहित होने वाली धारा आप लोगों को जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन है आपका। जरा देखो, पहले एक बार आप सॉल्यूशन देख लो, फिर आप इस तरह के क्वेश्चन करना सीख जाओगे। सबसे पहले देखो, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना, IL = EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप REQ प्लस RL ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे कंफ्यूज मत होना आप। अब मेरे पास यहाँ पर लोड कितना है, जिस पे मेरे को पूछा है क्वेश्चन, रेजिस्टेंस R3 में से पूछा है, तो ये मेरे लिए लोड है, यानी कि ये मेरे पास हेयर ZL या इसको आप RL भी कह सकते हो, और ये कितना है R3 बराबर 2 ओम। मतलब आप इसे ZL कह सकते हो, आप इसे RL कह सकते हो। R3 आपको दे रखा है इसलिए मैंने लिख दिया, और 2 ओम। जिसमें से आप सबको क्वेश्चन में प्रवाहित धारा पूछी है उसको आप लोड रेजिस्टेंस मानोगे, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक तो EEQ निकालना है, हमें एक ZEQ निकालना है। अब EEQ क्या है, मैंने बताया था EEQ है आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज। EEQ क्या है, ओपन सर्किट। और मैंने आपको जब थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट दिया था तो मैंने बताया भी था, EEQ सर्किट में जिनमें धारा पूछी है उसको ओपन करने पर जितना वोल्टेज आती है वो EEQ कहलाती है। मतलब सर्किट के टर्मिनल जहां धारा पूछी है उसको ओपन करने पर परिपथ में जितनी वोल्टेज नापी जाती है वो उसकी ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाती है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे EEQ, ठीक है। तो पहले हमारा काम होगा EEQ का डायग्राम कैसे बनेगा, ओपन सर्किट है तो इसमें पूछा है अपन को क्वेश्चन में, तो इसको ओपन कर देंगे। तो डायग्राम कैसे बनेगा जरा देखो, बस इसको ओपन कर दो, बाकी सारा वैसे का वैसा रहेगा। ये 6 वोल्ट ही रहेगी, E1, ये 2 ओम, 1 ओम। यहाँ पे आपको EEQ मेज़र करनी है, ये है EEQ, यानी कि सर्किट में जहाँ करंट पूछा है उन टर्मिनल्स को ओपन करने पर जो वोल्टेज मेज़र होगी वो EEQ है, ठीक है। 6 वोल्ट E2, समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। चलो ज़रा अब बता दो फटाफट से मेरे को कि EEQ कैसे निकालोगे आप लोग। EEQ 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट और एक तरीके का मेथड है। देखो, हमने कहा था कि जो सर्किट पैरेलल होते हैं उनमें करंट, उनमें वोल्टेज सेम होती है। तो 6 वोल्ट यहाँ है तो डेफिनेटली अगर आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा, कितना वोल्ट आएगा। सपोज आपको भाई यहाँ पर EEQ फाइंड आउट करनी है, तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप अपना वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करोगे, यहीं तो कनेक्ट करोगे, ये मेजर करने के लिए कि कितना वोल्टेज यहाँ पर आती है। तो वो कैसे निकालोगे, किरचॉफ के नियम से इसमें आई करंट मान लो, ऐसे तो निकालोगे। पर मुझे उसके लिए आई तो चाहिए, आई मेरे पास है ही नहीं। आई कैसे निकालें, आई ऐसे निकालेंगे कि अभी सर्किट को ओपन ही मान के चलेंगे और पूरे सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट आई निकाल लेंगे। समझ में आ गई। तो पहले मैं करंट आई निकाल लेती हूँ, आई करंट निकालने के बाद इसमें किरचॉफ का नियम लगा दूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्लोज सर्किट जो है, क्योंकि ये तो ओपन है ना टर्मिनल, तो अगर आप इसको यूँ हटा दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ओपन टर्मिनल है ना, ये लो। तो आपको दिख रहा है ना एक क्लोज सर्किट, इसमें से फ्लो होने वाला करंट निकालो आई।
ठीक है ना। मैं दिखा देती हूँ टर्मिनल, वैसे वो मैंने आपके आसानी के लिए मिटा दिया था, ठीक है। आई निकाल लूँगी मैं, उसके बाद यहाँ वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूँगी, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगी। तो लगाओ जरा, -6 प्लस का 2i प्लस का i, तो 3i हो गया ना। चलो एक बार प्लस का i और प्लस का 6 = 0, तो ये कट गया। i कितना आ गया? 0। तो i तो है 0 एम्पियर। मैं बताऊंगी आपको, डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगी। i बराबर 0 एम्पियर, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आएगी? मतलब अब यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट कर दो, यहाँ पे वोल्टमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे EEQ नापनी है ना, वोल्टेज नापने के लिए तो वोल्टमीटर ही जोड़ूंगी, ठीक है ना। अब क्या करोगे, करंट कितना फ्लो रहा है? 0, तो इसका मतलब जितनी वोल्टेज यहाँ है उतनी ही वोल्टेज यहाँ आ जाएगी। बात समझ में आ गई? देयरफॉर EEQ, अगर आप इस सर्किट में किरचॉफ का नियम लगाओगे ना, ये जो छोटा वाला दिख रहा है जिसमें मैं हाथ घुमा रही हूँ, ध्यान देना, छोटे वाले में, तो क्या आएगा आपके पास? यही तो लिखोगे, E1 माइनस R1 I1, ये R1 ही तो है, और I आपकी 0 है, R1 इंटू I कह दो। तो EEQ, I तो आपकी 0 है, E1 के बराबर होगा, यानी कि 6 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब मैं वोल्टमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगी तो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है इस पूरे उसमें, तो जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, तो E1 आ गया 6 वोल्ट, यानी कि EEQ निकाल ली हमने 6 वोल्ट। समझ में आ गई? अब मैंने इतना तामझाम क्यों किया? सपोज करो ये रेजिस्टेंस यहाँ नहीं होता, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस अगर यहाँ नहीं होता ना, ये सर्किट ऐसे होता, तो मैं सीधा कह देती कि ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और हम तो जानते ही हैं कि जब दो चीज़ें पैरेलल होती है तो दोनों में सेम वोल्टेज फ्लो होती है, ठीक है ना। तो जितना 6 वोल्ट यहाँ है, 6 वोल्ट मैं यहाँ कह देती सीधा सीधा, लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और जब यहाँ रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकता है। भाई मैं ये नहीं कह सकती थी ना अभी डायरेक्ट कि 6 वोल्ट यहाँ है तो 6 का 6 यहाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि बीच में करंट अगर आ रहा है तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो सकता था ना। वो तो इत्तेफाकन ये हमारा करंट I 0 आ गया था। अब ये 0 आ गया तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप था नहीं, तो बैटरी से सीधा करंट निकला और आपने वोल्टमीटर में नाप लिया। सीधी सी बात है। कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो चीज़ों को। क्वेश्चन में घुसोगे तो नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिकली सोचो, आप जैसे एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको किसी बैटरी की वोल्टेज मेजर करनी है तो बैटरी को पैरेलल जोड़ दोगे किसके? वोल्टमीटर के। पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो बैटरी 6 वोल्ट नाप रही है तो वोल्टमीटर 6 वोल्ट दिखा देगा। तो सेम वही वाली बात है, बीच में ये रेजिस्टेंस है लेकिन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। I बराबर आपने 0 निकाला ना, 0 होने की वजह से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा बीच में, तो ये 6 की 6 वोल्ट वोल्टमीटर में आ जाएगी। तो यही क्या है? EEQ। अगर आप चाहो तो इस सर्किट से भी निकाल सकते हो, ये जो छोटा वाला दिख रहा है ना, तो भी ये 6 वोल्ट आएगी। कर लेना, क्योंकि करंट तो अल्टीमेटली 0 ही आना है, करंट तो अल्टीमेटली 0 ही आना है। तो आप चाहे यहाँ से नापो चाहे यहाँ से नापो, ये 0 ही आएगा, मतलब ये 6 ही आएगा। बात समझ में आ गई? करंट 0 ही आएगा। EEQ आ गया। दूसरा क्या निकालेंगे? ZEQ। ZEQ निकाल लो, मिटाऊँ तो क्या यहीं कर देती हूँ। ZEQ क्या है? शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस का मतलब है ZEQ उस टाइम पर रेजिस्टेंस है जब आप सर्किट के सारे सोर्सेज को हटा देते हो, यानी कि उनको शॉर्ट कर देते हो, तो उस टाइम पर जो ZEQ है वो आपकी ZEQ कहलाती है। उस टाइम पर जो रेजिस्टेंस है, बैटरी दो जुड़ी हुई है, दोनों को शॉर्ट कर दो। मैंने कहा ना सोर्सेज को शॉर्ट करने का मतलब है उनको हटा दो। फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ रह जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ रह जाएगा, ये बैटरी भी शॉर्ट हो गई। ये है R1, कितना है? 2 ओम, 1 ओम। यहाँ नापोगे, ये ZEQ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भाई हमें R3 पर निकालना है सब कुछ, तो यहाँ पे हटाया था हमने, ओपन किया था तो भी यहीं पे किया था, और जब हमें ZEQ निकालना है तो भी। अब ZEQ निकालना है तो देख लो दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में है कि दोनों सीरीज में है? पैरेलल में है। कैसे? अगर देखो यहाँ पे मैं करंट का सोर्स जोड़ती हूँ तो कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, बटेगा ना। और जब जिन सर्किट में करंट अलग अलग होता है वो पैरेलल होते हैं। और या फिर ऐसे देख लो, दोनों तरीके हैं आपके पास। दूसरा तरीका क्या? देखो यहाँ पे इसका एक सिरा, दोनों के एक सिरे एक जगह जुड़े हुए हैं और दोनों के दूसरे टर्मिनल एक जगह जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल ही तो हुए दोनों रेजिस्टेंस। तो R1 R2 क्या हो गए? जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन में आपको कहीं पे घुमा सकता है आपको एग्जामिनर। और अगर समझ में आ रही है चीज़ें
तो कहीं पे भी घुमा दे, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब अभी जैसे हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही हो, लेकिन आप मेरे एक एक पॉइंट पे ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, फिर आप आगे के और 2-3-4 क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे, हैबिट में। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं मैडम कैसे कर रही है, हम कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करोगे तो चीज़ों को जिस तरीके से समझोगे, अपना माइंड लेकर के जाओगे तो आपको समझ में आएगा और आपको आदत पड़ जाएगी उन चीज़ों की, ठीक है ना। तो दोनों पैरेलल है ना फिलहाल ये रेजिस्टेंस, तो R1 R2 2 × 1/2 + 1 कितना हो गया 2/3 ओम। तो ZeQ निकाल लिया हमने, EEQ निकाल लिया, दोनों को उठाकर यहाँ रख दो, IL आ जाएगा। IL मतलब इसी को तो माना था लोड रेजिस्टेंस, तो इसमें प्रवाहित धारा आ जाएगी। तो कैसे करोगे, इसको रख देना आप, है ना, मैं छोड़ रही हूँ आपको। EEQ ZeQ का मान उठा करके यहाँ रख देना, IL निकाल लेना कितनी आएगी, एम्पियर में आएगी। ZL तो है ही आपके पास 2 ओम, ठीक है। और आपसे कहेगा कि थेवेनिन सर्किट बनाइए, मतलब इसको निकालकर थेवेनिन सर्किट बनाइए। अब थेवेनिन सर्किट पता है कौन सा है आपका, ठीक है, इसको मिटा रही हूँ मैं, ठीक है। थेवेनिन सर्किट कौन सा है आपका, देखो IL बराबर निकाल लो 6, मैं निकाल देती हूँ 2/3 प्लस ये कितना था 2 ओम, 6 × 18, 3 दूनी 6 और 2 8, 2 चौके 8, 2 9 में 18। तो IL कितना आ गया 9/4 एम्पियर, ठीक है ना। ये आपके पास आंसर आ गया। आपसे थेवेनिन इक्विवेलेंट पूछे पेपर में, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, तो पता कैसे बनाओगे, इधर दिखाओगे EEQ, इधर दिखाओगे ZeQ, ये ZL, ठीक है। तो EEQ कितना निकाला है आपने 6 वोल्ट, ये रहा। ये क्या है ZeQ कितना निकाला है 2/3 ओम, और ZL कितना था आपके पास, ZL कितना था 2 ओम, 2 ओम। तो ये आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया। यानी कि जो मैंने जब आपको थेवेनिन थ्योरम समझाई थी तो मैंने आपको इधर EEQ ZeQ ZL दिखाए थे ना, तो वही निकालने थे हमको। पूरे थेवेनिन थ्योरम में 2 ही चीज़ निकालनी है हमें, एक तो है EEQ और एक है ZeQ। ZeQ शॉर्ट करके निकलेगी जहाँ पे भी क्वेश्चन में धारा पूछी है, और EEQ ओपन करके निकलेगी जहाँ भी धारा पूछी है। पूरी थेवेनिन थ्योरम का ये सार है, ठीक है ना। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ और आप उसको सॉल्व करना, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना, यही वाला जो मैं अभी करवा रही थी आपको, इसी क्वेश्चन में आप क्या करना, नया क्वेश्चन दूँ, चलो 2 क्वेश्चन दे देती हूँ। एक तो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, उसमें यहाँ जो सर्किट था R1 से प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। एक तो R1 से प्रवाहित धारा I1, 3 रजिस्टेंस जोड़ते हैं ना, मैंने यही जो क्वेश्चन अभी करवाया है, एक तो R1, एक R2, एक बीच में R3 से तो मैंने करवा दिया। R1 में से आप निकालना, दोनों में से निकाल लेना, R1 से प्रवाहित धारा भी ज्ञात कर लेना, R2 से प्रवाहित धारा भी ज्ञात कर लेना, ठीक है ना। चलो आप पहले इतना करना, फिर मैं नया क्वेश्चन आपसे बाद में करवाऊंगी। पहले आप इसी क्वेश्चन में R1 से प्रवाहित धारा ज्ञात करना और R2 से प्रवाहित धारा ज्ञात कर लेना। इसी तरीके से पूरा यही मेथड लगेगा, ठीक है ना। वहाँ पे भी आपको EEQ फाइंड आउट करनी है और ZeQ फाइंड आउट करनी है। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में और एक क्वेश्चन ले लेंगे, उसको सॉल्व करा दूंगी मैं पहले R1 R2 का, ठीक है ना। आप करना तो ही सॉल्व कराऊंगी, वरना मैं ही करती रहूँगी, क्या फ़ायदा है, ठीक है। आप भी क्वेश्चन करना, आपका आ जाए आंसर तो कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना इस टॉपिक से रिलेटेड, तो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।